15% लोग हिंदी वाले थे, लेकिन वो भाषा का इस्तेमाल जो वहाँ पर होता था लोगों के बीच में, वो टूटी फूटी हिंदुस्तानी नहीं होता था। गांधी जी ने इसका एक सबक किया और उन्होंने जब हिंदुस्तान लौटे तो अपनी बात लगातार हिंदुस्तानी में करनी शुरू की। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि गांधी जी के बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन लगता है। कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। 100 वॉल्यूम में तो उनके पब्लिश्ड, उनके प्रकाशित चिट्ठियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल से उससे 5 गुना ज़्यादा तो उनके रोज़ाना शाम की प्रार्थना सभा और तमाम जगहों में जो बातचीत करते होंगे, जिसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो तो ये मुश्किल था हमारे लिए कि गांधी को हम कहाँ से शुरू करें। हमको थोड़ा बचा लिया फादर डेनिस ने और फादर रेहान ने। इन्होंने कहा कि आप गांधी जी के प्रासंगिकता पर इस बीच में मैं एक बात बता दूं कि मैं अंत में बहुत मुख्तसर, बहुत संक्षेप में, थोड़ी बहुत अंग्रेजी में भी अपने वक्तव्य को बता दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनको शायद असुविधा होगी समझने में। तो फादर डेनिस और फादर ज्ञान के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको एक सीमित वक्तव्य, एक ज़्यादा नुकीले वक्तव्य करने के लिए एक जगह बना दी। गांधी प्रासंगिक थे, गांधी प्रासंगिक हैं, गांधी प्रासंगिक रहेंगे। इस वजह से नहीं कि मैं कोई गांधी भक्त हूँ या कोई वो हमारे लिए ईश्वर है, लेकिन जो इतिहास की गति और परिस्थितियां रही हैं उसके तहत मैं इस वक्तव्य को, इस बात को रखना चाहता हूँ। गांधी प्रासंगिक थे। एक छोटा सा चित्र मैं आपके सामने रखता हूँ। एक शेर है अकबर इलाहाबादी का। अकबर इलाहाबादी एक बड़े छोटे किस्म के कचहरी में कारकुन थे इलाहाबाद में। 23 के करीब उनका इंतकाल हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन इस बीच में उर्दू में और हिंदुस्तानी में व्यंग्य लेखन, व्यंग्य शेर मेरे ख्याल से जितनी बड़ी संख्या में उन्होंने लिखे शायद ही किसी ने लिखा, और उससे एक तस्वीर भी उभरती है कि आखिर हिंदुस्तान उस वक्त का क्या था। अकबर इलाहाबादी साहब फरमाते हैं, अब तो बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं, खाकसार हैं तो क्या तूफान के साथ। ये 1920-21 का बनाया हुआ शेर है। क्या वातावरण था 20-21, अभी करीब 20 साल और गुजरने से लाहौर मुस्लिम लीग के सम्मेलन में पाकिस्तान की घोषणा की
हिंदुस्तान का बंटवारा और कुछ दिनों बाद, करीब 31 साल बाद होना था। लेकिन जब अकबर इलाहाबादी इस तरह की बात रखते हैं तो हमें कल्पना करनी चाहिए कि आखिर वो क्या है हिंदुस्तान। उस हिंदुस्तान में एक कोई कुछ खासियत तो नहीं, कुछ एक खास किस्म का माहौल तो था ही। गांधी सन 14 के आखिर में, 15 की शुरुआत में, 14 के आखिर में जहाज से उतरे और 15 से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की कि गुरु कहा कि भाई पूरा देश देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है, उसके बाद कोई बातचीत शुरू कीजिए। जब गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की उसके पहले बहुत सारी घटनाएं हो गई। हिंदुस्तान टूट चुका था। हमारे इतिहासकार दोस्त लोग हैं यहाँ पर बैठे, पता नहीं वो हमारी बात स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, न भी करें तो भी हम बोलेंगे। 1857 को इतिहासकारों ने बड़ी जल्दीबाजी में कह दिया कि वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा भारी दर्शन था। इसमें दो राय नहीं कि एक साथ काम करने का तो चित्र दिखलाई पड़ता है, तस्वीर दिखलाई पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पूरी तरह से एकता बनी गई थी। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि 1882 के करीब से म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव शुरू हो गए थे और उन चुनावों में हिंदू और मुसलमान खेमेबंदी भी बन गई थी। ये पहली बार मुसलमान भाई लोग महसूस किए कि इस मुल्क में जो ये चुनाव और असेंबलियों का सिलसिला है, इलेक्टेड बॉडीज का जो सिलसिला है, अगर ये चलेगा तो वो माइनॉरिटी, वो एक छोटी जमात में बदल जाएगी। इसके पहले ये धारणा नहीं थी। बयासी के बाद जब म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं, 92 में ऊपर की असेंबलियों में भी चुनाव होते हैं, कुछ शुरू होते हैं, कुछ हिंदुस्तानियों को लेना चुनाव तो नहीं, हिंदुस्तानियों को ऑफ किया जाता है। एक बात जो बनती हुई दिखलाई पड़ती है, जो छोटी सी बात मैं रखना चाहूँगा, जो पहले नहीं दिखलाई पड़ती थी। मुगलों के ज़माने में, इसके पहले के शासन के ज़माने में जो शासन सत्ता थी, उसमें दो आबियात के वर्ग थे, हिंदुओं के और मुसलमानों के। हिंदुओं के जागीरदार जमींदार, मुसलमानों के नवाब और बादशाह, सारे लोग। ये आबियात के वर्ग में एक खास किस्म का समझौता, एक खास किस्म की एक बुनावट उनके बीच में थी। लेकिन जनता से रिश्ता दोनों का नहीं था, पीपल डिस्कनेक्ट था। जनता के प्रति, चाहे वो जमींदार मनसबदार हो और चाहे बादशाह हो, सबको तो टैक्स वसूल करना था और सबको गरीब किसान को शोषण नहीं करना था। उसमें कहीं कोई कोताही नहीं थी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं, सब बराबर एक सिस्टम। ये चीज जो थी, ये एलीट के बीच में, अभिजात वर्ग के बीच में तो एकता लाती थी। और इसलिए हम अगर दंगों के इतिहास को देखें तो दंगे बहुत ज़्यादा उसके पद नहीं दिखलाई पड़ते हैं। ये भी दूसरी बात है कि दंगे को हमने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, देखा नहीं। ये हरीश साहब वगैरह हैं, ये लोग काम तो करते ही रहते हैं बराबर, लेकिन मेरे ख्याल से दंगे नहीं हो रहे थे। तो ये जो चुनाव शुरू हुए ग्रासरूट लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे, उन्होंने एक चीज
कर दी, जो अच्छी भी थी खराब भी। देखिए, जब भी हम अपनी हिंदुस्तान की, अपने मुल्क की तवारीख या उसकी शक्ल को देखना चाहें, तो आप कभी भी मत समझिए कि सिर्फ एक शक्ल है, इसकी दो शक्ल बराबर। एक जो ये चुनाव हुए, इस चुनाव से जो आम जनता को जो म्यूनिसिपैलिटी में हिंदुस्तानी आदमी को वोट देने का उपक्रम कर रहा था, तो हिंदू भाइयों ने उनको अपने तरफ बना लिया और कहा कि तुम तो हिंदू हो, इसलिए हमको वोट करना चाहिए। ठीक उसी तरह से मुसलमान भाइयों ने कहा कि भाई तुम तो मुसलमान हो, इसलिए हमको वोट करना चाहिए। ये जो सांप्रदायिक विखंडन है, जो डिवीजन लाइन है, डिवीजन लाइन यहाँ से बनना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं ये कतई नहीं कहता हूँ कि जनतंत्र और जमहूरियत का ये जो ढांचा था ये गलत था, इसको तो आना था, और निश्चित तौर से उससे ज़्यादा बेहतर विकल्प और था भी नहीं। लेकिन दोनों चीज़ें पैदा हुई, इसी से सांप्रदायिकता भी पैदा हुई, इसी से जनता का अपना जो उसकी इच्छा है, जो उसकी अपनी अपने एम्बिशंस हैं, अपने गोल्स हैं, अपने लक्ष्य हैं, उसकी तरफ चलने का एक रास्ता बना। और ये बहुत बड़ा रास्ता, ये सामंतवाद का खात्मे के जमाने में, इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि ये एक नए किस्म के पब्लिक का निर्माण कर रही थी, जो पोस्ट फ्यूडल पब्लिक थी। पोस्ट फ्यूडल पब्लिक जो है यहाँ शुरू होती है, उसके पहले चुनाव नहीं, बाध्यताएं एक हुई। दूसरी बात, गांधी जी को ब्रिटिश का सामना करना पड़ा। 1887 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा आया था गो हत्या के पहले। अंग्रेज जज ने आदेश दिया कि गोहत्या क्या चीज है भाई? अरे गाय कोई भी जानवर है, काटा जा रहा है, उस पर कौन सी आपत्ति हो सकती? हम इसको बहुत अस्वाभाविक नहीं समझते हैं। एक यूरोपीय दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो बीफ खाते हैं तो बीफ ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? खाने पीने की चीज है, उसको आप खा रहे। लेकिन इसने हिंदू जनमत को बहुत तेजी से उनमें गुस्सा पैदा किया और उनको उत्तेजित किया। 1887 का ये कोई कम खतरनाक फैसला नहीं था, लेकिन मैं इसकी भी आशा नहीं करता था कि अंग्रेज जज कोई दूसरा को ट्रीटमेंट देता, यही जरूरी था। तीसरी बात जो हुई इसी बीच में 1893 में आजमगढ़ में दंगे हुए, बहुत बड़े। 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े दंगे आजमगढ़ में, और वो बकरीद के वक्त। चौथी बात जो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इस बीच में स्वामी सहजानंद सरस्वती के पहल पर एक गो हत्या विरोधी आंदोलन का भी सूत्रपात किया गया। एक बड़े विडंबना की बात है कि महात्मा गांधी भी गुजराती थे और दयानंद सरस्वती भी गुजराती थे। देखिए, एक ही सूबे से, एक ही जगह से कैसे दो दो शख्सियतें निकलती हैं, दो तरह के लोग निकलते हैं। दयानंद सरस्वती को गुजरात में कोई समर्थन नहीं मिला, या हो सकता है उन्होंने कोशिश नहीं की। दयानंद सरस्वती को समर्थन मिला पंजाब में, क्योंकि पंजाब में एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी,
हिंदू, मुसलमान, सिख बनी हुई और सांप्रदायिकता के बीज जो है वो बाकायदे वहाँ इकट्ठा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आर्य समाज का आंदोलन बहुत बड़े पैमाने का। दयानंद सरस्वती के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक भी थे। हिंदू धर्म में जो सुधार उन्होंने लाए वो बड़े महत्वपूर्ण सुधार। जातियों की परंपरा को, जातियों की बुनियाद को उन्होंने चैलेंज किया। बनारस में भी यहीं पर थोड़ी दूर में आप प्रयास में की। लेकिन साथ ही साथ दयानंद सरस्वती के आंदोलन में एक ईसाई विरोधी, इस्लाम विरोधी विरोध था। ये दोनों चीजों का सम्मिश्रण और इसके फलस्वरूप एक गोहत्या विरोधी आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे आग की तरफ फैलता गया। खासतौर से जिसको उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आगरा एंड आउट कहा जाता था। उसमें और ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिन्होंने, जब महात्मा जहाज से उतरे बंबई में तो उनके सामने जो हिंदुस्तान का नक्शा था वो बड़ा टूटा हुआ नक्शा था और अंग्रेजी में कहें तो फ्रैक्चर्ड हिंदुस्तान उनको मिला। अब इसमें मैं इस बात को खास तौर से करना चाहता हूँ जिसकी बड़ी कम इज्जत या बड़ी कम एप्रिशिएशन आज के जमाने में हो रही है। गांधी जोड़ना चाहते थे। गांधी का जो अनुभव साउथ अफ्रीका का था वो जोड़ने का था। कैसे जोड़ते? सन 1919-20 के करीब उनको खिलाफत आंदोलन मिला। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी, असहयोग आंदोलन और खिलाफत, ये दोनों को मिलाकर एक बहुत बड़े महासमुद्र की तरह के आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया। मेरे ख्याल से आधुनिक हिंदुस्तान में पहली बार जनता का आंदोलन अगर कोई कहीं मैं कहूँगा, या नए भारत के निर्माण में जनता की भागीदारी अगर कहीं दिखलाई पड़ी है तो सन 20, 21, 22 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खासतौर से 23-22 जो दिखलाई पड़ती है। ये दूसरी बात है कि चौरी चौरा के बाद उनको आंदोलन ड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। लेकिन ये पहली बार एक आलोड़न हुआ, एक नया हिंदुस्तान बनना शुरू हुआ। अभी तक मुसलमान भाई जो थे वो अपने बादशाह और नवाब के पीछे चलते थे। हिंदू भाई जो थे वो दबे के कुचले पड़े रहते थे। उनको वो भी समाज में जो उनके निश्चित लोग थे उन्हीं के पीछे पीछे चलते थे। कोई विद्रोह की भावना नहीं, कोई विद्रोह नहीं बनता। 1857 को लोग कह सकते हैं कि विद्रोह है। 1857 में बहुत सारी चीजें हैं, तो हम जाएंगे तो फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी, हम उसे छोड़ ही देते हैं। क्योंकि महात्मा ने खुद 1857 की तारीफ की। महात्मा का जो बेसिक टेक्स्ट है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में उन्होंने 1858 में क्वीन विक्टोरिया के डिक्लेरेशन का जिक्र किया है, लेकिन 1857 का कहीं जिक्र नहीं। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया है। 19वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य को उठा लिया जाए तो 1857 कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, राजा महाराजा नवाब सिपाही इन सब का जोड़ एक जन विद्रोह में बताता है। इसकी
प्रत्याशित कहानियां हैं। अगर मेरठ के कैंप में कुछ मुसलमान सैनिकों को से बंदूक ले ली गई और उन्हें बंद कर दिया गया और बैरक को वहाँ से करीब 1200-1500 किलोमीटर कलकत्ते के पास वहाँ पर मंगल पांडे ने की। अगर हुकूमत की खिलाफत शुरू की तो दोनों का जो एक सहमेल बनता है, वो सहमेल मेरे ख्याल से इस पूरी लड़ाई की सबसे मजबूत धुरी थी। लेकिन स्वाभाविक है कि गांधी को वो धुरी नहीं आती से। गांधी के लिए यह अनारकी ही थी। तो ये जो फ्रैक्चर्ड हिंदुस्तान है, ये महात्मा के पास दिखलाई पड़ा और महात्मा ने महसूस किया कि बिना इकट्ठे ये हिंदुस्तान को हम आगे नहीं ले जा सकते हैं, गुलामी से खत्म नहीं कर सकते। 1901 में कलकत्ता कांग्रेस में आए हुए थे महात्मा। उस समय बड़ा बहुत ही अनमोल किस्म के आदमी थे। थर्ड क्लास में चढ़ने की आदत तो शुरू से ही डाल रखी थी उन्होंने। किसी तरह से बाथरूम के किनारे खड़े होकर हावड़ा स्टेशन से बनारस तक आए। उसके पहले जब रात में प्लेटफॉर्म पे जैसे आप लोग चलते हैं, जो सब लोग रेल पे चलने वाले आदमी हैं, थोड़ा बहुत आजकल हवाई जहाज पे चलने लगे हैं, लेकिन ज़्यादा हमारी जिंदगी रेल पे गुजरी है। तो जब भी रेलवे प्लेटफॉर्म में रात 2 बजे 2:30 बजे आवाज़ गूंजती रहती है, चाय चाय चाय, ठीक है, वो तो आज की आवाज़ है। लेकिन महात्मा गांधी को 1901 की गांधी को जो आवाज़ गूंजती हुई सुनाई पड़ी, हिंदू पानी मुस्लिम पानी, गांधी ने कमेंट किया, गॉड ने हम क्या करेंगे भाई, तो पागल हो है, पानी भी हिंदू और मुसलमान होता है, पानी का नहीं होता है। तो देखिए, ये सारी जो गांधी आए था बनारस में, विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे और उसको वो भी लंबा प्रकरण है जिसका जिक्र उन्होंने किया है। उसके बाद कभी विश्वनाथ मंदिर नहीं गए। आइए कभी मठ जरूर गए, विश्वनाथ मंदिर नहीं गए। आइए स्वागत। तो मेरा तो कहना था कि एक बड़ी कठिन लड़ाई थी, एक बड़ी कठिन काम था हिंदुस्तान को फिर से जोड़ना, एक फ्रैक्चर हिंदुस्तान को फिर से जोड़ना। और वो काम महात्मा ने 1921 के अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अपने असहयोग आंदोलन से शुरू कर दिया। ये अगर हम उनके 3 बड़े आंदोलनों को लेते हैं, असहयोग आंदोलन 22 विड्रॉ करना पड़ा चौरी चौरा की वजह से, 30 अगमक सत्याग्रह, डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह जिसे कहते हैं, नमक सत्याग्रह, और फिर 42 भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 क्रमशः सीढ़ियां हैं
जिसके माध्यम से गांधी ने पूरे देश को मत डाला, जन जागरण किया, और ये जन जागरण का जो दायरा है वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। ये तो थोड़ी इतिहास की बात है। मैं चूंकि प्रासंगिकता के ऊपर का आग्रह रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि इतिहास का एक छोटा टुकड़ा हम जरूर जाने, क्योंकि ये देखना चाहिए हमारे हमको की है अभी गांधी ने कौन से ऐसे औजार तैयार किए, आखिर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई थी, उस लड़ाई के पूरे टेम्पलेट को किस तरह से उन्होंने सजाया, इसके बारे में भी थोड़ा सा बातचीत कर लीजिए। और मैं समझता हूँ कि वो बातचीत करना आवश्यक है। शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ कि गांधी एक बहुत ही नए किस्म के एक्सपेरिमेंट, बहुत ही नए किस्म के परीक्षण वो करना चाहते थे। आज की तारीख में लोग कहेंगे कि तो यूटोपियन थे, और थे भी यूटोपियन, कल्पनादर्शी थे, ख्वाबों की दुनिया में रहते थे, वास्तविकताओं से शायद दूर भी थे, लेकिन एक बहुत बड़ी क्षमता थी उनमें। उन ख्वाबों का अगर 100% कार्यान्वयन न भी हो तो कम से कम 30%, 40% तो कर रहे थे। यही खासियत थी गांधी, और ये खासियत आती थी क्योंकि उनके जो दो बुनियादी हथियार थे, वसूल थे, एक तो सत्य का और दूसरा अहिंसा का, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का, जिसके माध्यम से क्या औजार थे गांधी जी के पास में। एक तो गांधी के पास उस वक्त एक आश्रम बनाने का औजार था। आश्रम का मतलब कोई धार्मिक आश्रम नहीं, धर्म तो बहुत दूर, उसमें सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग, सभी लोग इस आश्रम के हिस्से बनते। गांधी का जो आश्रम होता था वो एक विकल्प था आधुनिक पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि आधुनिक पॉलिटिकल पार्टियां संसदवाद से जुड़कर, जातवाद से जुड़कर, पैसे की राजनीति से जुड़कर उस वक्त भी 1910, 12, 15, 20, 25 की बात कर रहे हैं, कोई बहुत भिन्न अवस्था नहीं थी, बहुत कोई भिन्न जमाना नहीं था, वो एक दूसरे डायनेमिक्स के अंदर चलती रहती थी। लेकिन आश्रम एक ऐसी जगह थी जहां पर शुचिता, जहां पर एक आदमी को क्लास करना, एक बेहतर मनुष्य बनाना, एक बेहतर समाज के लिए काम करना, इसकी ट्रेनिंग होती थी। इसकी ट्रेनिंग महात्मा ने शुरू से ही शुरू कर दी थी। हम एक छोटा सा वाक्य बताएं। महात्मा का जो सबसे पहला आंदोलन था, एक्सपेरिमेंट था हिंदुस्तान में, वो चंपारण में था, नील की खेती। महात्मा पटना आए, इत्तेफाक से राजेंद्र बाबू ने सब इंतजाम कर रखा था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद थे नहीं, उनका कोई नौकर था। नौकर ने गांधी उंगली सुना, कहा गांधी कोई सर्जन, कोई दलित, कोई बड़ा गया गुजरा आदमी होगा, कहाँ है, बाथरूम के बगल वाला एक कमरा देखिए, कहाँ यहाँ और रात पर साहब पर आएंगे।
तो साहब आए तो फिर साहब बहुत क्षमा प्रार्थी थे कि आपको है ऐसे रखा, लेकिन गए फिर उसके बाद फिर चंपारण में। राजेंद्र प्रसाद अपने साथ पटना के जो लीडिंग लॉयर्स थे और कलकत्ता हाईकोर्ट के भी लीडिंग लॉयर्स जो थे उनको लेकर इकट्ठा हुए चंपारण। उसमें ज़्यादातर हमारे हिंदू समाज के कुछ जातियों के लोग थे, बड़े सामंती परिवारों से आए हुए लोग थे। एक सज्जन उसमें मुसलमान भी थे, मजरूर नाम उनका तो जो गायब हो गया है। सदाकत आश्रम का मकान था जिसको उन्होंने कांग्रेस को किया, आज़ादी की लड़ाई किया, कांग्रेस को हो गया, कांग्रेस का ही। और मजरूर अपने बाद में गांधी जी के प्रभाव में प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हो गई। बहुत लीडिंग प्रैक्टिशनर से पटना है। ये सारे लोग इकट्ठा हुए चंपारण में गांधी जी को मदद करने के लिए, पिटीशन लिखने के लिए, तमाम काम करने के लिए। गांधी जी ने देखा कि सब लोग अपना रसोईया लेकर आए हुए हैं, अलग अलग रसोइयां, अलग अलग नौकर। गांधी जी ने बहुत डांटा, कहा कि अगर आप यहाँ इकट्ठा खाना नहीं खा सकते हैं, अलग रसोइयों की जरूरत है आपकी, आप क्या देश करेंगे? कौन सा देश बनाएंगे? क्या चलेगा? मेरा कहना ये है कि ये गांधी का आश्रम का पहला एक्सपेरिमेंट था और दूसरा कंस्ट्रक्टिव वर्क का भी पहला एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने वहां पर लगभग 8-9 महीने स्वयं और उनकी पत्नी कस्तूरबा तमाम के माध्यम से काम शुरू किया। स्कूल चलाए, उनके एक डॉक्टर मित्र थे जो उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी और बोल बाकायदे आए और वहाँ पर चंपारण में उन्होंने डिस्पेंसरी वगैरह होती हुई थी उस वक्त काम लोकल। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गांधी का जो आश्रम था वो डिक्लास करने का एक इंस्टीट्यूशन था। वर्गीय ढांचा जो हमारे यहाँ बना हुआ है उस ढांचे को तोड़ने का एक इंस्ट्रूमेंट बनता था जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती थी। और एक बात मैं बता दूं जिसको मैं आज महसूस करता हूँ, आज भी हमारा समाज, आज भी हमारा समाज जो है वो अर्ध सामंती समाज कर सकते हैं, पूर्ण सामंती नहीं लेकिन अर्ध सामंती। कितने लोग हैं जो बर्तन मांजते हैं अपना, सबके यहाँ बर्तन मांजने के लिए कोई न कोई आया, नौकर, सबके यहाँ नौकर। ये जो है ये एक अर्ध सामंती समाज का एक बड़ा एक उदाहरण। गांधी जी अपने आश्रम में इस अर्ध सामंती समाज के तमाम मूल्यों को चकनाचूर कर दिया और कहा कि आपको सब कुछ अपना काम करना, संडास भी साफ करना पड़ेगा, खूब कीजिए साफ, बेहतर आकर भंगी जाकर संडास नहीं साफ आप करें। और बराबरी की भावना, जात पात खत्म, जात पात के ऊपर, और कोई भी किसी भी किस्म का अतिरिक्त आग्रह नहीं किया। कहानी है कि एक बार कस्तूरबा ने, क्योंकि उनका राशन गांव से आसपास से आ जाता था सेवाग्राम में, कस्तूरबा ने थोड़ा बहुत शायद कुछ परवल वगैरह कहीं से आ गया था बना दिया और गांधी जी के लिए दिया और बाकी लोगों ने नहीं दिया। शाम को प्रार्थना सभा में उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि उसने मेरी चोरी की, ये तो सबके लिए था, मेरे लिए सिर्फ नहीं। तो देखिए ये मूल्य बोध बनाना, एक गैर सामंती मूल्य बोध बनाना, एक नई कलेक्टिविटी, एक नए सामूहिकता को जन्म देना, एक सामंती समाज के उन ताने बाने को तोड़ना और एक स्वस्थ समाज को बनाने का, और साथ ही साथ राजनीति का जो
एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनना था उनके आश्रम। तो इस बारे में मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी ने जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव दिया था, एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। अब वो चलती नहीं चलती वो अलग बात है, लेकिन ये है। तो दूसरा जो गांधी का एक बहुत बड़ी पहल थी उनकी, प्रार्थना सभा। शाम की प्रार्थना सभा करते थे, मृत्यु की हत्या भी प्रार्थना सभा में ही। प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के आयतों श्लोकों का पाठ होता था। हिंदू धर्म हो, बाइबल हो, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, सारे लोग, जहाँ तक कि शायद जोरोस्ट्रियन धर्म नहीं था तो एक बार उनके जोरोस्ट्रियन शिष्य थे, उनका भी नाम निष्कल था। मुस्लिम ने कहा कि बापू आपके यहाँ ये जोरोस्ट्रियन अपनी पूर्वों की कोई लाइन नहीं होती, तो बोले भाई बता दो, उसको हम जोड़ देते हैं। लेकिन ये प्रार्थना सभा में इन प्रार्थनाओं को करने का क्या मतलब था? ये महज औपचारिकता नहीं थी जो विश्वनाथ मंदिर में या किसी भी मंदिर में या कोई भी पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई एक जिसे कहते हैं किसी भी अवसर पे कुछ अपने मंत्र उच्चारण कर देता है और बात खत्म हो जाती है, मतलब उसकी नहीं लगता। ये देश की टूटी हुई एकता को इकट्ठा करने का होता है। दूसरी बात, जो प्रार्थना सभा महात्मा गांधी की जो खासियत थी, प्रार्थना सभा डायरेक्ट कम्युनिकेशन का ग्राउंड था। कोई छोटा सा बच्चा भी उठ के खड़ा हो जाए और प्रश्न करे, उस प्रश्न का जवाब गांधी अपना देते थे और उसे बात करते थे। तो ये जो है कि एक पीपल कनेक्ट जिसे कहते हैं आज की भाषा, ये पीपल कनेक्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो उनकी प्रार्थना सभाओं से होती थी और ये प्रार्थना सभाएं के ऊपर बड़ा कम अध्ययन हुआ है। अब हमारे बीच बहुत अच्छे इतिहासकार बैठे हुए हैं। मैं बल्कि आग्रह करूँगा कि गांधी जी के प्रार्थना सभा, इसके रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, बड़ा मुश्किल ये है, लेकिन उनकी प्रार्थना सभाओं का जो एक सिलसिला है, जहाँ तक रिकॉर्ड मिले, अगर इस पर अगर कुछ काम हो तो वो भी अपने में बहुत बड़ा काम। तो प्रार्थना सभा, आश्रम से आप ये मत भ्रम में रहिएगा कि मैं किसी धार्मिक आश्रम की बात करूँ। मैं धर्म के बारे में भी बाद में आऊंगा तो उसकी बात करूँगा, ये धर्म से और उसके अतिरिक्त उपवास। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में उपवास नहीं किया, उपवास उन्होंने भारतवर्ष में किया। उपवास की एक परंपरा थी, उसका एक अर्थ था यहाँ और उसका एक असर होता। और एक बड़ा आदमी अगर उपवास करता है तो उसके जीवन और मृत्यु के बारे में जिम्मेदारी पूरी जमात की बनती है। ये एक नैतिक दायित्व बनता है। ये हमारी संस्कृति में कहीं न कहीं था। उसका वैसे दर्शन बनारस में खुद मिलता है। बनारस से शायद सत्याग्रह की बात शुरू होती है 1810 में, और बनारस में खासतौर से जो सत्याग्रही में जो उपवास करने की एक बड़ी भारी परंपरा रही है, उपवास के माध्यम से अपनी बातों को मनाने की परंपरा। चौथी बात, सत्याग्रह की। सत्याग्रह उनके आंदोलन का हथियार था, सत्याग्रह उनके एथिकल जिंदगी का हथियार था, सत्याग्रह उनका
एक सतत प्रयास था। यह आवश्यक नहीं कि अभी ही आपको सब कुछ मिल जाए, अभी सब कुछ मिल जाए। सत्याग्रह तो तभी सफल हो सकता है जब पूरा समाज उसमें कहीं न कहीं 10% ही, 20% ही, 30% जुटे कर कहीं सफल होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा माध्यम का निश्चय। इसके बाद जो दूसरी बात जो महात्मा बराबर करते रहे वो था सर्वधर्म संभावी समाज का बनाना। ये भी उनका एक औजार था। आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, बहुत सारे जगहों में मुसलमान राष्ट्र। महात्मा गांधी न मुसलमान राष्ट्र के पक्ष में थे न हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, सर्वधर्म संभावी राष्ट्र के पक्ष में थे। आज बहुत सारे लोग थोड़ा सा भ्रम भी पाते हैं, उसके ऊपर अच्छी खासी किताबें भी आ गई हैं, बहुत कुछ आ गया है। लोग कहते हैं कि हम सेक्युलर रिपब्लिक हैं। एक्चुअली हम सेक्युलर रिपब्लिक नहीं है हिंदुस्तान में। सेकुलरिज्म का मतलब ही दूसरा कुछ होता है। वो पूरी की पूरी ईश्वर सत्ता को अस्वीकार करना होता है और मटेरियल सत्ता को स्वीकार करना होता है। और वो चर्च, यूरोप में चर्च और समाज के बीच में जो एक जोड़ बना हुआ था, उस जोड़ को तोड़ता है, वो सेक्युलर समाज। हमारा जो समाज है वो सर्वधर्म संभावी समाज है। एक्चुअली हमारा सेक्युलरिज्म जो है, हमने सेक्युलरिज्म को यहाँ रीडिफाइन किया है हिंदुस्तान में, और वो है सर्वधर्म संभावी समाज। तो ये भी एक औजार था महात्मा गांधी के हथियार में। 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौटते वक्त हिंदुस्तान में जब लौटे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई उनकी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा कि महात्मा आप हैं कौन? हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि यहूदी हैं कि ईसाई हैं, क्या है? तो कहे हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम यहूदी हैं, हम सब। बड़ा नाराज हो और बड़े दुख के साथ देखा, ये क्या प्रश्न है? तो एक बहुलवादी समाज, एक सर्वधर्म संभावी समाज की तारीफ को मजबूती से करते थे। और जब उनके राम राज्य की बात को कुछ मुस्लिम कमेंटेटर टिप्पणीकारियों ने कहा करना शुरू किया कि महात्मा तो हिंदू से हो गए, रामराज की बात है। तो खैर रामराज उनका का मतलब दशरथ का राम नहीं था। जैसे हमारे सामने भगवत दास जी बैठे हुए हैं, जानते हैं कि कबीर के राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है, राम। तो राम का मतलब न्याय, रामराज का मतलब न्याय, और कुछ नहीं। लेकिन इतनी ज्यादा विषाक्त राजनीतिक वातावरण फैला दिया गया कि उसके बाद 1937 में बिहार असेंबली के फर्स्ट सेशन को जब उद्घाटन करने का निमंत्रण महात्मा गांधी को मिला, तो महात्मा ने कहा कि भाई मैं आप लोगों से, आप लोग मेरे चुन के आए हैं, आप लोग के आए हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि मदीना राज की बात, मदीना राज, तो रामराज भी मदीना राज, ये एक पॉलिटिकल करेक्शन था मेरे ख्याल से। लेकिन मदीना राज का भी मतलब उनका कोई मोहम्मद साहब का मदीना राज से ही सीमित नहीं था।
वहाँ पर भी न्याय का ही प्रश्न। तो इस तरह से जो हमारे दिलो दिमाग में शताब्दियों का झाला पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, उसको साफ करने का काम ये आदमी दिन रात करता था, और एक सेकंड भी कहीं रुकता नहीं। स्वाभाविक है कि जो अगला उनका हथियार था जन आंदोलनों का था, इसकी चर्चा में थोड़ा कर चुका हूँ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट, और उसके बाद क्विट इंडिया। तो ये गांधी का एक, जिसे कहते हैं गांधी के शस्त्रागार में ये औजार थे, जिन औजारों के माध्यम से वे एक नया हिंदुस्तान, एक नई सिविल सोसाइटी बनाना चाहते। अब थोड़ी बात मैं गांधी जी किस नैतिकता को राजनीति का आधार बनाना चाहते थे, मॉरल्स को, एथिक्स को एक केंद्र बिंदु में लाना चाहते थे, उसके संदर्भ में थोड़ी बात करते हैं। अगर गांधी की जिंदगी आप ले लें तो सबसे ज्यादा उनके निकटतम लोगों में C.F. एंड्रयूज थे, चार्ल्स ब्रायर एंड्रयूज, जो एक अंग्रेज प्रोटेस्टेंट पास्टर थे, दिल्ली में पढ़ा भी चुके थे, और बाद में गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों के साथ, लेकिन गांधी का उन पर अगाध विश्वास। और एंड्रयूज ने बाकायदे सब कुछ छोड़कर गांधी के आश्रय पर। गांधी ईमानदारी से बात करते थे, कभी सर्वधर्म समभाव उनके केवल औपचारिकताओं में या कर्मकांड में नहीं था। उनके पहले बायोग्राफर टोक, जो एक मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी थे, टोक ने महात्मा से प्रश्न किया कि ये अहिंसा की बात आपने कहाँ से ग्रहण की? निश्चित तौर से आपने गीता से, वेदों से, उपनिषद से वगैरह वगैरह किया। आदमी कहता नहीं, मैंने अहिंसा की बात, नॉन वायलेंस की बात सर्मन ऑन माउंट से लिया है। देखिए ईमानदारी है, एक ईमानदारी से बात करनी। एक ये जो सांस्कृतिक एक शावनिज्म होता है, मन अप, हमारे पास सब कुछ है दुनिया में, कोई बाकी हमसे, हम तो विश्वगुरु हैं, कोई विश्वगुरु है, कोई के पास सत्य का एकदम से ठेका रखा हुआ है, वगैरह वगैरह। इससे हट ईमानदारी से साफ गांधी ये करते थे। और उनके संबंध अगर चर्च से थे तो चर्च के बारे में एक छोटा सा सेंटेंस में पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसे संगठन के बीच में यहाँ पर आकर मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर इस बात का कुछ मतलब बनता है। ये एक स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहता हूँ, इससे आप समझ पाएंगे कि उनकी दृष्टि क्या है। अंग्रेजी में है, अगर जरूरत होगा तो हिंदी में बात करूँगा। Though I took the path my Christian friends had not intended for me, I have remained forever indebted to them for religious quest
that they awakened in me, I shall always cherish the memory of their contact. लेकिन ये ईमानदारी है, ये गांधी पूरी तौर से स्वीकार करते हैं। जिस समय गांधी यहाँ से लंदन बैरिस्ट्री पढ़ने गए, उनमें धर्म का कहीं एक खतरा भी नहीं था, थोड़ा बहुत था, जैसे आम हिंदू घर में कोई भी पैदा होता है और रामचरित मानस की विद्यार्थी रहे चीज़ें आती रहती है, लेकिन कोई बहुत कोई मजबूती नहीं थी, कोई बहुत दम नहीं था। उसके बाद से वो बराबर जिज्ञासु बने रहे कि आखिर ये धर्मों में क्या है, और चूंकि हम एक बहुधर्मों वाले देश हैं तो हमको किस तरह से इसको परिभाषित करना चाहिए, ये बात गांधी में लगातार उनको सालती रही, कंपाउंडती रही, उनका पीछा करती रही, और शायद उनकी हत्या भी हुआ। तो धर्मों के बहुत छोटे छोटे जो दायरे चौखंडे वो पार करके देखने की जो दृष्टि थी वो महात्मा ने, इसलिए ईसाई संदर्भ में भी अगर उनकी दोस्तियां हुई हैं, उनकी प्रशंसा हुई है, तो लियो टॉल्स्टॉय जैसे लोगों से हुई है जिनका कहना था कि द किंगडम ऑफ गॉड इज इन योर हार्ट, जो चर्च के बाहर थी। सी एंड्रूज से हुई जो चर्च छोड़ दी। वो इस तरह से महात्मा ने एक तरफ आध्यात्मिक, एक तरफ नैतिक मान्यताओं को केंद्र बिंदु बनाया, धर्मों के चौहद्दियों को केवल कर्मकांडी नजरों से पीटते रहने का काम नहीं। महात्मा को उतनी ताकत थी कि वो इसका प्रतिवाद कर सकते थे और लगातार करते थे। मैं अभी तक जो बात कर रहा था वो गांधी के विभिन्न जो उनके पहल थे, उनका व्यक्तित्व से था, उससे जुड़ा हुआ था। मैं दो तीन और बातें, जो एक आध और बातें करके अपनी बातें खत्म करूँगा, और मैं ख्याल से निश्चित तौर से आप लोगों में भी बहुत वो इच्छा होगी कि कुछ बातचीत और आगे। गांधी एक जो सबसे बड़ी जो उन्होंने कदम उठाया था, एक बहुत बड़ा कदम, वो सन 34 में उठाया। इत्तेफाकन है कि सन 34 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनी, लेकिन सन 34 में ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस की 54 सदस्य जिसे कहते हैं छोड़े। और जिस समय वर्किंग कमेटी में इस पर बातचीत चल रही थी कि महात्मा इसको छोड़कर कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक संग्राम में जाएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा बाकी सारे वर्किंग कमेटी के मेंबरान का ये मत था कि महात्मा आप इसको अभी टाल दीजिए, आप मत चलिए। केवल एक आदमी था जिसने कहा छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए, और बाय देर उस आदमी का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या है? सन 32 में महात्मा ने उपवास किया था, और उस उपवास में
दलित समुदाय के लिए जो संसद में सीटें थी, असेंबली में सीटें थी, जो रामसे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इत्तेफाक से लेबर पार्टी के थे के माध्यम से आई थी, उसको बढ़ाकर दोगुना कर दिया था और इस आशा से किया था और उन्होंने आवरण अनशन शुरू किया था यरोदा जेल में, और उस आवरण अनशन में उनको तोड़ने के लिए, अनशन तोड़वाने के लिए घनश्याम दास बीड़ा, पंडित मदन मोहन मालवीय वगैरह वगैरह सारे लोग थे। गांधी ने कहा था कि मैं चाहूँगा कि सवर्ण हिंदू का मन बदल जाए। लोगों ने कहा नहीं, ये होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन ठीक 1932-33 में उन्हें फिर सामना करना पड़ा दलित समुदाय को लेकर। सवर्ण हिंदू का मन नहीं करता, महात्मा का मन बेहद खिन्न है। वो विश्वास करते थे हृदय परिवर्तन में, लेकिन उनको महसूस होने लगा था कि हृदय परिवर्तन होता नहीं, कठोर हृदय थे, पत्थर के हृदय हैं हमारे लोग, परिवर्तन नहीं होगा। महात्मा ने इसकी बात तय किया कि आज़ादी की लड़ाई चुनाव आप लड़िए, कांग्रेस पार्टी आपकी है, मुझे जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे समाज को नीचे से बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। और यही था कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ये करीब 14-15 इसमें निकाती प्रोग्राम था और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता, ग्राम स्वराज का विकास वगैरह वगैरह सारी चीजें जोड़कर और हरिजन उद्धार, ये सब कुछ मिला जुला। महात्मा ने 34 के बाद कभी भी पीछे नहीं गए। 34 के बाद कांग्रेस को जरूरत उनकी पड़ती रही, लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस से पूछा। कांग्रेस ने उनको बड़ा आग्रह करके 42 में बुलाया कि आइए आप मेंबर कीजिए। कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे। तो मूल काम, जो सबसे बड़ा काम जो महात्मा ने शुरू किया था, वो सन 34 से शुरू किया था। उन्होंने समझा था कि हिंदुस्तानी समाज जिस तरह से निचले स्तर से पत्थर दिल बना के बैठा हुआ है, अंधविश्वास है, बड़ा गहरा किस्म का ढांचा है जो मिटाना मुश्किल है ऊपर से, उस पर काम करना। यही है महात्मा गांधी की गांव की तरफ चलने की पूरी यात्रा। और मैं समझता हूँ कि ये यात्रा पूरी नहीं हुई। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आज हमारे फिलिप साहब और ज्ञान साहब ने हमसे कहा है कि भाई हम प्रासंगिकता पर बात करें महात्मा की, तो बहुत सारे लोग, मैं तो बहुत उस माइनॉरिटी में हूँ जो कहूँगा कि प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक थे, प्रासंगिक रहेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्या कहेंगे कि अरे भाई वो क्या है, कोई प्रासंगिकता नहीं, मामला खत्म हो चुका है, नाटक का पर्दा गिर गया है, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम महात्मा को आज भी याद करें, आज भी कोशिश करें उनसे सबक लेने का, तो हम समझते हैं कि इस सबक और वो सबक ये है कि संसदीय जनतंत्र के माध्यम से तो बहुत कुछ नहीं हो पाएगा और न बहुत आशा करनी चाहिए। हाँ, होगा, 40% होगा। कोशिश करनी पड़ेगी कि हम संसदीय जनतंत्र के दायरे के बाहर एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन
तैयार करें, और अगर उसको तैयार हम नहीं करेंगे तो अभी जो आज का माहौल है जिसमें एक खास किस्म का हिंदुस्तान फिर से बनाया जा रहा है नए तरीके से, बन जाए, आप नहीं रोक सकते। तो मेरे ख्याल से अगर महात्मा का कोई रेलेवेंस है, कोई उनकी प्रासंगिकता है, वो यही है कि यहाँ पर इसमें आगे दो चार शब्द और मैं समझता हूँ महात्मा के हत्या के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनके काम को विनोबा भावे ने बहुत आगे बढ़ाया। भूदान और ग्रामदान के माध्यम से गांव का गरीब, गांव में जमींदारी का अत्याचार, गांव में जमींदाराना वर्चस्व, इन सब को तोड़कर एक रास्ता बनना था। सन 42 से महात्मा भी इसमें पूरे तौर से सहमत होते जा रहे थे। ऐसा हमने 47 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 45 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जमींदारी एबॉलिशन एक्ट पहला जो पार्लियामेंट में रखा था, और वो सामंतवाद गरीब किसान के शोषण के तो समाप्त करने का एक कदम था, बहुत बड़ा कदम था। खैर वो एक लंबी प्रोसेस है, ऐसे नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसके पैरेलल ही जो विनोबा भावे का आंदोलन था, भूदान का, ग्रामदान का, वो आंदोलन था, वो 60-62 एक और बात है जो मैं खत्म कर लेता कि महात्मा का असर खत्म नहीं हुआ है। खत्म इस मायने में नहीं हुआ है कि सन 45 में दूसरी लड़ाई खत्म हुई है और आज 2023 में हम बैठे हुए हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, अभी हमस का हमला है, इजराइल का हमला है, यूक्रेन और रूस का भी हमला है, ये युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, लेकिन कम से कम एक महामारी का विश्व युद्ध जो है वो नहीं हुआ है। अब लोग कहेंगे कि इसमें महात्मा की क्या भूमिका है? मैं नहीं कहता हूँ महात्मा की ही पूरी भूमिका है, लेकिन निश्चित तौर से शांति की जो एक समझ है, शांति की जो एक नितांत आवश्यकता है, वो आवश्यकता पूरे विश्व को कहीं न कहीं पूरी दे रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि पुतिन ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो उन्होंने कहा कि साहब हम न्यूक्लियर बम भी बरसाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके 2 ही दिन बाद उन्होंने उस वक्तव्य को पूरा कर दिया। उसमें और भी बातें हैं, क्यों किया? ठीक उसी तरह से नेटो की भी शक्तियां जो पूरे तौर से यूक्रेन के साथ खड़ी थी, उन्होंने आज तक अपना एक भी सैनिक नहीं भेजा जिससे कि वहां तृतीय महायुद्ध में शुरू हुआ है। हमारे जेलेंस्की साहब बड़े कलप रहे हैं चारों तरफ, साहब हमको अकेले लड़ना पड़ रहा है, लेकिन लड़ना पड़ रहा है। ये जो एक ढांचा बना है, एक बैलेंस का, एक इक्विलिब्रियम का, इसमें कहीं न कहीं उसके पीछे से एक छाया दिखाई पड़ती है। वो छाया महात्मा गांधी की, कि विश्व को केवल अंधेरे में पूरे ध्वंस की ओर ढकेल देने का ही की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है उसको बचाने की। दूसरी बात जो महात्मा का रेलेवेंस है, महात्मा का जो प्रासंगिकता है उनकी, सत्याग्रह आज पूरी दुनिया में आंदोलन का हथियार बना। इनकलाब 1914 में, 1949 में आके ठहर जाते हैं, उसके बाद कोई इनकलाब नहीं। सत्याग्रह
ही एकमात्र रास्ता है, जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता। ये महात्मा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, क्योंकि इसके पहले ऐसी बात नहीं सुनी है। ठीक है, इसका विचलन भी होगा, ऐसी बात नहीं, हमस ने हमला कर दिया तो सत्याग्रही नहीं है, और इजराइल के लोग सत्याग्रही हैं, उन्होंने मुझसे कितना आदमी को मार दिया। लेकिन जो बात है कि सत्याग्रह आज पूरी दुनिया में अपने विरोध को प्रदर्शन करने का, चाहे वहां जनतंत्र हो चाहे न हो, जमहूरियत हो चाहे न हो, एक माध्यम बना है। ये महात्मा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी देन है। और शायद अगर महात्मा ने एक लंबे दौर से 1920-21 से जो लड़ाई शुरू की थी, जो संघर्ष शुरू किया था, जो आंदोलन शुरू किया था, अगर उसमें इसकी बानगी नहीं दिए होते, अगर उसकी दुनिया में दिखाए नहीं होते कि ये भी एक रास्ता है काम करने का, केवल बंदूक पिस्तौल लेकर दौड़ने का ही रास्ता एकमात्र रास्ता नहीं है, तो शायद आज दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। महात्मा के आने के पहले की दुनिया जो है, अगर आप देखें तो बंदूक पिस्तौल की ही दुनिया है, और बंदूक पिस्तौल से कहाँ तक पहुँच सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बंदूक पिस्तौल हमस ने जाके 1000 एक आदमी को मार दिया, इजराइलियों को, या उसमें फिलिस्तीनी के भी लोग होंगे, और उसके बाद इजराइल की सेनाओं ने हमला कर दिया, 3000 लोगों को मार दिया। तो ये तो चलता रहे। तो सत्याग्रह का रास्ता एक बहुत कारगर, बहुत मजबूत रास्ता है। ये पूरी दुनिया को महसूस हुआ है और पूरी दुनिया ने ग्रहण किया है। मैं समझता हूँ कि महात्मा के हजारों बच्चे हैं। मैंने कहा था शुरू में जब महात्मा की बात की है तो हम हरिहरन जाहि कथा नहीं था, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से अंत करें, किस बात में कहें, किस बात में न कहें, कितने प्रकरण हैं, सैकड़ों प्रकरण हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मैं अपना वक्तव्य यहीं तक सीमित रखूँगा, और आप सबको बेहद बेहद धन्यवाद कि आप लोगों ने धैर्य के साथ सुना। अगर निक और ज्ञान का भी शुक्रगुजार हो कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वातावरण, खासतौर से महात्मा के प्रिय भजन, 2 प्रिय भजन उनके, वैष्णव जन को तेरे कहिए और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, दोनों को की प्रस्तुति दी। इससे वातावरण यहाँ बदला मेरे ख्याल से। लेकिन एक बात है कि मैं आपसे दूंगा, और वो बात यह है, इस बात को आप मत मानिए कि सन 48 में 30 जनवरी में जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई वो व्यक्ति समाप्त हो गया। उसके विचार चल रहे हैं, उसके विचार चलते रहे। Let me explain to you in very briefly in English. I've been trying to say that number one, Gandhi put